रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। टेलीविज़न नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए से आलमी सतह पर इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर इस प्रोग्राम को रोज़ाना रात 8:30 बजे देखते हैं। नाज़रीन, आज जम्मू कश्मीर में एक और मामला जो पूरे दिन छाया रहा। दरअसल अपनी पार्टी के सरपरस्त आला मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी जब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल नमाज जुमा अदायगी के बाद वापस आए तो ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से मुख्तसर बातचीत की और साबिक वज़ीर ने जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड के निज़ाम पर ज़बरदस्त सवालात खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिन अफसरान ने, जिस एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अफसरान को या यहाँ के मुलाजमीन को सस्पेंड किया वो गलत है और उन्हें मौका दिया जाना चाहे और मुंतज़मीन से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को पूछताछ होनी चाहिए थी। अल्ताफ़ बुखारी को सुनते हैं, उसके बाद इस पर बड़ा अहम मौजू जो है इस पर बहस जारी रहेगी। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे। खालिद राठौर साहब और रूप भट्ट साहब, तर्जुमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दौर में क्या कुछ हुआ उस पर हमारे साथ बात रहेंगे पीडीपी के तर्जुमान की हैसियत से। पहले अल्ताफ़ बुखारी साहब को सुनते हैं। बदकिस्मती से एक वक्त की सरकार ने इसे सरकारी तहवील में लिया। आज पता लगता है वो कितना गैर दानिशमंदाना इकदाम था, जिससे आज भी हम लोगों को अब ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मुझे उम्मीद है जो वक्त की सरकार है वो इसमें देखेगी कि औकाफ को कैसे बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए लोगों के लिए, इस्लाम की खिदमत के लिए, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के। साबिक वजीर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरपरस्त आला व बानी सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी अपनी बात रख रहे थे आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में जमातुल विदा की तकरीब में शिरकत करने के बाद नमाज जुमा की अदायगी के बाद। एक बड़ा बहस व मुबाहिसा है कि वक्फ बोर्ड से लेकर मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट तक एक लंबी चौड़ी तारीख है। कभी इस पर एक अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे और नाज़रीन को जानकारी देंगे कि ट्रस्ट को नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नियाज नजूर के साथ साथ जो पैसा चंदे के तौर पर वसूल किया जाता था वो अनअकाउंटेबल था और बाद में फैसला किया गया उस वक्त की काबीना ने कि इसको सरकार की नज़र गुजर बड़ी लाजमी है। जिसके बाद जो पैसा आता है, जो पैसा रेनोवेशन पे जाता है, जो होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और बाकी दुकानें वगैरह है उनका जो किराया आता है उसको किसी हद तक जो है कंट्रोल में रखा जाएगा, उस पर नज़र रखी जाएगी। अब इस मौजू को यहीं पे खोलने की कोशिश करते हैं। रूप भट्ट के पास चलते हैं जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान हैं। उनसे हम इस सवाल को लेकर उनकी राय जानना चाहेंगे। खालिद राठौर साहब भी अपनी रिहाइशगाह से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों लीडरों का बहुत बहुत शुक्रिया। रूप साहब, वक्त की सरकारों ने, काबीना ने जो फैसला किया वो किस पोजीशन को देखकर किया गया और उससे क्या फ़ायदे हुए कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टियाँ उस वक्त कांग्रेस की शराकत दारी थी कि आपको मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट के बाद वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के बाद उससे ज़ेर निगरानी सरकार की तहवील में देने का इल्ज़ाम जो है वो अल्ताफ़ बुखारी साहब लगा चुके हैं। पहले तो ये अलमिया और अफसोस की बात है कि अल्ताफ़ साहब बुखारी उस कैबिनेट के मिनिस्टर थे, तो जिस कैबिनेट के वो आज बात कर रहे हैं, जिस फैसले की वो बात कर रहे हैं, ये तो सबके सामने आया है ये बात कि पहली बार वक्फ जो है लोगों ने जाना जब यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनी, जब अवंतीपोरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी जब बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद लोगों ने देखा कि जो बीबी हलीमा नर्सिंग कॉलेज बना। ये तो सबके सामने था कि मुफ्ती साहब का जो दौर था वो एक सुनहरी दौर था। तो वहाँ तब पहली बार लोगों ने वक्फ को जाना कि वक्फ के जो काम थे वो सबके सामने आया थे। ये तो वो तो सुरखरू हुए कि उन्होंने पहली दफ़ा यहाँ जो है यूनिवर्सिटीज़ दी, यहाँ जो है बीबी हलीमा नर्सिंग कॉलेज बना, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आई, चेक एंड बैलेंस आया। मैं ये समझता हूँ ये एक अलमिया और अफसोस है कि कुछ लोग ज़ाती मुफादात के लिए इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने पे तुले हैं और यहाँ देखिए कैसे जबर और जुल्म हो रहा है कि उसमें आप देख रहे हैं कि हर चीज को गवर्नमेंट टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। खालिद राठौर साहब, ये इल्जाम पार्टी सरपरस्त और बानी सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब लगा चुके हैं। हालांकि वो उस वक्त सियासत में थोड़ा सा दूर दूर से ही थे और जिस वक्त ये फैसले लिए गए, आज ये टाइमिंग जो है आपके इस, हालांकि ये कोई सवाल नहीं था बल्कि अल्ताफ़ बुखारी साहब ने अपनी
आरा पहुंचाई थी कि वक्फ बोर्ड को किस तरह से बचाया जा सकता है। आप बुखारी साहब के बयान का दिफा करेंगे, उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जो वक्फ को फायदा आया उसके बाद जो इस निजाम में बेहतरी आई, वो किस तरह से आप इनकार कर सकते हैं उससे? देखिए, जहां तक मैं इस मुद्दे की बात करूं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने सियासी इंतकामगिरी के लिए, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनी 2002 में, तो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तहवील से जो, तो आपको क्या याद पड़ी आज? नेशनल कॉन्फ्रेंस की याद आ रही है क्या? इंतकामगिरी सियासत तो यही है ना, सियासत में आप लोग जो पार्टियां अच्छा नहीं करती है, दूसरी पार्टी रिफॉर्म करती है और परफॉर्म करती है, उसमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी एहतजाज नहीं किया कि हमारे वक्फ बोर्ड को हमारी तहवील से लिया गया। मेरा तजमुल साहब यही कहना है कि जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आई, इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को हर महाज से धोखा दिया। चाहे 2014 में इन्होंने वोट अगेंस्ट बीजेपी लिया। नहीं, हम उसमें राठौर साहब हम डाइवर्ट नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम टॉपिक से हट नहीं जाएंगे। राठौर साहब, आप नौजवान हैं, आपने बड़ी तंजीम साजी में वक्त दिया है, आपने युवा के लीडरशिप को तस्लीम किया है। मैं मानता हूं कि आपने 14 के बाद किया, आपके पार्टी सरपरस्त की परवरिश भी उसी पार्टी से हुई है, उसी में काबीना वजीर बने और उसी में एक उनको वो ग्रूम भी हुए। वो बात नहीं है कि आप सारी चीजों को इनकार करेंगे। वक्फ बोर्ड, मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट एक बहुत बड़ा लंबा मौजू है जिस पर अगर हम बैठेंगे तो वक्त लगेगा, लेकिन आप सरपरस्त की तरफ से ये जो बयान आया है, इसकी जो टाइमिंग है, आज के वक्त में सरकारी मुलाजमीन को निकाला गया था। अब मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट वक्फ बोर्ड की तरफ से आपको हमदर्दी होनी चाहिए थी या इसको डाइवर्जन मिलना चाहिए था? देखिए, जहां तक तजमुल साहब, आप बात पहले सुनिए पूरी था। यही हमारे कायद जनाब अल्ताफ बुखारी साहब का यही कहना था कि अगर हमने अपने असासों को अपने हाथों से नीलाम नहीं किया होता तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। चाहे हम देखें कि कल अगर आपका कल का ही मुद्दा देखेंगे की बात कर रहे थे हम, या बैकडोर एंट्री की बात कर रहे थे हम, या वक्फ की बात कर रहे थे हम, आज तो वक्त में हमें ये चीज है कि आज हमारे मौलवी साहिबान जो है, मौजिन साहिबान जो है, उनका लिस्ट हमें वही से आता है और यही चीजें जो है हमें मजबूर करती है। रूप साहब, आज के मौलवी साहिबान को आदेश वही से आता है। राठौर साहब को बड़ा गिला है कि आज के वक्फ बोर्ड में जो तब्दीलियां लाई जा चुकी है वो नहीं आनी चाहिए। रूप साहब, वक्फ बोर्ड जो है ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि आज एक बिजनेसमैन टेक ऑफ करेगा, कल दूसरा कोई बिजनेसमैन टेक ऑफ करेगा। वक्फ बोर्ड जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है उनकी प्रॉपर्टी है। लोगों से छीना किसने? जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रॉपर्टी है, ये उम्मत की प्रॉपर्टी है, ये हमेशा लोगों की प्रॉपर्टी है, लोगों की ही रहेगी। हमने यूनिवर्सिटीज दी, हमने नर्सिंग कॉलेजेस दिए, हमने स्कूल्स दिए, हमने एक सुनहरी दौर दिया। मोरिक ने वो सुनहरी लफ्जों में वो तवारीख रकम की है। राठौर साहब, मेरे जहालत करने से या जोर बात करने से हकीकत छुप नहीं सकती है। हकीकत यह है कि वो एक सुनहरी दौर था। कुछ लोग जो है जाती मुफाद के लिए लोग यहाँ के इंस्टीट्यूशन को तबाह करना चाहते हैं। किस तरह लोगों के साथ जुल्म और बर्बरियत होती है ये सबके सामने आया है। बीजेपी का फैक्टर कौन है ये सबके सामने आया है। आज क्या हो रहा है लोगों के साथ, आज हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये सबके सामने आया है। ये तो क्या ये सच नहीं है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी मुफ्ती साहब ने बनाई? क्या ये सच नहीं है बाबा गुलाम शाह बाबा यूनिवर्सिटी मुफ्ती साहब ने नहीं बनाई? क्या ये सच नहीं है? खालिद साहब, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, आप अपनी बात रखें। रूप साहब, आप थोड़ा सा आराम करें। मैं खालिद साहब से पूछूंगा कि बीबी हलीमा कॉलेज और उसके बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी और उसके बाद गुलाम शाह यूनिवर्सिटी जो खत्ता पीर पंचाल राजौरी पुंछ के लिए एक रोशन शम्मा की तरह वहाँ पे इस वक्त मकामी आबादी में तालीम के नूर से लोगों को आरास्ता करता है, ये तो उसके बाद की उपलब्धियां है। और उसके बाद जो मौजूदा वक्त में आप वक्फ की बदनज़मी देखते हैं, अल्ताफ बुखारी साहब ने कई एक बार कहा कि चेयरपर्सन भी इलेक्टेड होनी चाहिए, वो आके किसी को वक्फ बोर्ड को या किसी इस तरह की कुर्सी पे ना बैठें। आप किस तरह से मौजूदा माहौल को देखते हैं जब वक्फ की बात करते हैं? बात को मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये हम लोग जानते हैं कि कोई प्राइवेट लिमिटेड वक्फ की है, लेकिन इसको नीलाम किसने किया? इसको जम्मू कश्मीर के लोग नीलाम किसने? अगर आप
दौर को सुनहरा दौर कह रहे हैं, फिर हमारे में बदकिस्मती से बढ़ के कोई बात है नहीं। आप देखिए जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से तहरीर क्या किया। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी में मुबाहिसा जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद और वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो अपने दोनों मेहमानों की तरफ वापस जाएंगे, छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद वापस आएंगे। और इस दौरान कंट्रोल रूम से गुजारिश है, जो सिग्नल खालिद राठौर का है बड़ा अहम है, उनका व्यू पॉइंट रखना बड़ा जरूरी है। उसमें आवाज जो है उसमें थोड़ी सी हम तक साफ नहीं पहुंच रही है, थोड़ा सा उसको टेक्निकली दुरुस्त करने की कोशिश करें। छोटे से वक्फे के लिए रुकेंगे, दोबारा हाजिर होंगे। इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका एक बार फिर इस्तकबाल। हम जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड की बदइंतजामी और बाकी मामलात पर आज बातचीत कर रहे हैं। जो इल्जामात लगे थे आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में कई मुलाजमीन को वक्फ की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने बरतरफी के अहकाम सादिर किए, और जिसके बाद सियासत में एक और दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब साबिक वजीर और अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि साबिक सरकारों ने उस वक्त हालात नहीं देखे और उन्हें वक्फ बोर्ड को जो है सरकार के तहवील में दिया, जिसका शाखसाना हमें उठाना पड़ता है। खालिद राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रूप भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपसे शुरुआत करूंगा। आपका ऑडियो बहुत कम लेवल में आ रहा है, आप अपनी बात रख सकते हैं कि ये जो तब्दीली आई इससे क्या नफा और नुकसान हमें देखने को मिलेंगे? यस 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 एब्सोल्युटली। देखिए, मेरा ये कहना था कि जहाँ पे रूप साहब कह रहे थे कि मुफ्ती साहब का दौर बहुत सुनहरा दौर था, मैं ये बात उनको कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को जम्मू कश्मीर के लोगों की जो असासे थे उनको जम्मू कश्मीर के लोगों से छीन कर मरकजी सरकार की तहवील में या यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के हवाले करना, अगर इस चीज को आप सुनहरा दौर कह रहे हैं तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है। जहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या जो भी पिछली सरकारें हो, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के असासे को नीलाम करने में कोई कसर रखी नहीं। मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ये चीज कहना चाहता हूँ कि जब 2002 में वो सत्ता में आए, उनने कांग्रेस के साथ सत्ताधारी की, तो उस टाइम पे चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो, चाहे श्राइन बोर्ड का मसला हो, जमीन का मसला हो, वो उनके सामने सब आया है। 2014 में जब इन्होंने बीजेपी को दूर रखने के लिए वोट दिया, फिर उस टाइम पे भी आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अंदरूनी खुद मुख्तारी को खत्म किया, चाहे वो जीएसटी की शक्ल में हो, चाहे वो दूसरी किसी और चीजों की शक्ल में हो। तो आज के जमाने में लोग अवेयर है, लोगों को पता है कि किन्होंने हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, किन्होंने हमारे खालिद साहब, इस बात को रूफ साहब की तरफ ले जाऊंगा कि साबिक सरकारों ने जो सरकारी असासे थे, जीएसटी लगवाया, बाकी चीजें लगवाई, इससे जम्मू कश्मीर की जो अपनी कुदरती जो पोजीशन अपनी थी आईनी और सियासी, उसको मुस्तकम होने के बजाय कमजोर किया गया। रूफ साहब, किस तरह से आप देखते हैं साबिक काबीना को? अलमिया और अफसोस का मुकाम यह है कि अल्ताफ बुखारी साहब फाइनेंस मिनिस्टर तब थे जब ये जीएसटी की बात करते। देखिए, बेसिकली इनको कैबिनेट का हिस्सा थे। चलो, फाइनेंस मिनिस्टर कैबिनेट का हिस्सा थे। आप मुझे बताइए ना, कैबिनेट का हिस्सा थे? कैबिनेट का हिस्सा थे या नहीं थे? और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, ये हमने कोई जो लोगों की जो प्रॉपर्टी है, देखिए, कैबिनेट का हिस्सा थे वो कि नहीं थे? आप मुझे बताइए, कैबिनेट का हिस्सा थे या नहीं थे? आप मुझे बताइए, क्या ये हकीकत नहीं है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का दौर एक सुनहरी दौर था? क्या 70 साल में कभी लोगों ने वैसा दौर देखा? आपने अमन को नहीं देखा, अपने तरक्की को नहीं देखा, आपने ट्रेड को नहीं देखा, आपने बातचीत को नहीं देखा, आपने मसले कश्मीर में पेशरफ्त हुई, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात हुई। आप मुझे बताइए, यहाँ ये अमन सुकून लोगों ने पहली बार देखा, 70 साल के बाद पहली बार अमन और सुकून लोगों ने देखा। लोगों को अपने हुकूक मिले, लोगों को। खालिद साहब हमारे वक्त जो है, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस बहस को जारी रखें, लेकिन खालिद साहब आपसे इतना पूछना चाहूंगा
کہ جو یہ بیان آیا اس وقت سید محمد الطاف بخاری کی جانب سے، کیا موجودہ وقت میں اگر کل کو الطاف بخاری صاحب جموں کشمیر کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو وقف کے جو اختیارات واپس دیے جائیں گے جس طرح سے تھے؟ جموں کشمیر اپنی پارٹی کا یہی ماننا ہے اور اس کا منشور یہی ہے کہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا یہاں کی سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، ہم اس کو سدھار کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے ہمارے وقف کی بات ہو یا ہمارے ان اداروں کی بات ہو۔ روپ صاحب ریٹ پلیز، روپ صاحب آپ اپنی بات رکھیں، ہم اس بحث کو مکمل کر رہے ہیں۔ سیاستدانوں نے چھینا ہے ان کو ہم ضرور جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنا حق دیں گے۔ روپ صاحب دیکھیے وقف جو ہے یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، نہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ یہ اگر پراپرٹی ہے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی ہے، یہ امہ کی پراپرٹی ہے، نو ڈاؤٹ اس میں اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہیں چھینی، کس نے چھینی؟ یہ ابھی بھی لوگوں کی پراپرٹی ہے۔ آپ غلط بیانی کر رہے ہو، آپ غلط بیانی کر رہے ہو، یہ ابھی بھی لوگوں کی پراپرٹی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں محترم لیڈروں کا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی سمے نکالا اور اپنی پارٹی کے نوجوان لیڈر خالد راٹھور صاحب، جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے نوجوان ترجمان روپ بٹ صاحب اپنی بات رکھ رہے تھے، تو پروگرام یہیں پہ مکمل ہوا لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا۔ دراصل 2003 کی اس کابینہ کے فیصلے کے بعد وقف بورڈ کے جو اختیارات میں جو فنڈز آتے تھے اس کا استعمال جو ہے مخصوص شرائنز کے لیے ہوتا تھا۔ اس کے بعد ملازمین کی تنخواہیں، یونیورسٹیز تعمیر کرنا جس میں IUST ہے، جس میں غلام شاہ بادشاہ ہے، بی بی حلیمہ کالج ہے، اور اس کے علاوہ شہر سری نگر میں جب آپ جہانگیر چوک سے نکلیں گے ڈل گیٹ کی طرف اور اس کی جو پراپرٹی ہے اس کا کہیں نہ کہیں کرایہ بڑھایا گیا، اور آخری وائس چیئرپرسن جو تھے جب نظام الدین بٹ صاحب سابق MLA بانڈی پورہ تھے، جب ان کا تعلق پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا، تب بھی بڑا چیلنج یہ تھا کہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے وقف کی جو پراپرٹی ہے اس کا کہیں نہ کہیں پیسہ واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی، یہ راجنیتی کافی گرم ہے الطاف بخاری کے اس بیان سے کہ 2003 کی اس وقت کی سرکار نے جموں کشمیر میں وقف کے جو اختیارات تھے وہ سرکار کی تحویل میں دیے۔ الطاف بخاری کی ذاتی رائے ہے کہ اس سے جموں کشمیر کے عوام کو اور ان آنے والے وقت میں جو ہے اس کے نقصانات جو ہے وہ دیکھنے پڑیں گے۔ دیکھنے والی بات ہوگی کہ موجودہ وقت میں ڈاکٹر درخشاں اندرابی جو کہ وقف کی چیئرپرسن ہے اپنے اس ماحول کو کس موسم میں کس طرح سے آگے لے کے جائے گی۔ فی الحال شری نگر اسٹوڈیو سے اپنے میزبان تجمل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔